अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। नाज़रीन, से पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, हम आपसे माज़रत करते हैं कि पिछले हफ्ते हमने दोनों प्रोग्राम नहीं किए, दोनों शोज़ नहीं किए, दोनों डेज़ पे हम अवेलेबल नहीं थे। मैं कुछ ट्रैवल कर रहा था और राना साहब जो है वो गए हुए थे। हमारी तरफ से हमने उनको भेजा था, जाएँ शहर इक़्तिदार की कोई हाल हवाल पता करके लाएँ। मिशन इस्लामाबाद पे गए हुए थे, तो वहाँ से वापस आए हैं, वो भी हम पूछेंगे राना साहब क्या पता करके लाए हैं। और राना साहब का खाना भी आ गया, समोसे भी नहीं आए और खाना राना साहब का आ गया। यस, लेकिन सॉल्टेड पीनट्स भी हैं राना साहब के। चलें जी। तो राना साहब, कैसा रहा आपका ट्रिप फिर इस्लामाबाद का? आप कैसे गए थे वहाँ पर, क्या होता रहा? सर बड़ा अच्छा रहा, बड़ा शानदार था। काफ़ी ख़ास लोगों से मुलाकातें हुई, तो वो सारी बातचीत होती रही। इस्लामाबाद क्लब का चक्कर लगा। क्या आता है, अमीरों के आप शशके बड़े, हम गरीब यहाँ बैठे रहते हैं। अली बेचारा गरीब था, मैं तो फिर भी वारागर्दी कर रहा था ना। सर वो बरल मटन जो है ना वो मशकूक था थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कुर्बानी वाला था। तो सर वो होता है ना, उसकी सेल भी होती है, मतलब हम गरीबों में बांटते हैं, फिर वो गरीब जिनको कैश चाहिए उनके घर में बैठे फ्रीज़र तो नहीं उन्होंने इकट्ठा गोश्त करके, तो वो क्या करते हैं, वो फिर सेल आउट कर देते हैं। कई होटल मालकान और इस किस्म की लोग उनसे बाय कर लेते हैं। ठीक है, कैश इकॉनमी चलती रहती है, तो आपने मेरा ख्याल है वो खा लिया होगा। ये भी इन्होंने जाके हिसाब किताब लगाया होगा कि ले लेते हैं। हाँ, वो कुछ इसी तरह का मामला। हमारी कुर्बानी का गोश्त नहीं था, मतलब जो अवाम की कुर्बानी करके ये जो अमीर लोग अपने चूल्हे जला रहे हैं उस वाले के हिसाब से। वो तो हर जगह वही काम चल रहा है, सारा चल रहा है। आंसू आ गए मेरी आंखों में। हाँ, नज़र तो नहीं आ रहे यार, मैसी लग रहा हूँ मैं। तुम्हारा ख्याल है काफ़ी माजरत हमारी तरफ से लोगों ने एक्सेप्ट कर ली होगी? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन आप आगे चले आगे। अच्छा, लोगों को कब तक आप यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी। ओके, यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी। अच्छा, लेकिन मसला चल रहा नहीं एवरीवन हैप्पी के अंदर ही कि हमारा जो सबसे पहला मसला है इस वक्त आज सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो नहीं, उनका हैप्पीनेस से ज़्यादा एंड यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी, वो कैबिनेट रीशफल वाला मसला जो चल रहा है। हाँ, तो सारे आपस में अली के पास खबर है नाजरीन, अली के पास बड़ी अंदर की खबर है। खबर राना साहब के पास भी, राना साहब वहाँ पूरी सुन लेके आए किसकी छुट्टी हो रही है, कौन नहीं आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। और राना साहब के शुरू करें ना, वो उससे ही शुरू करें। आप राना साहब की बास्केटें देखा करें, बस आप ये देखें कि राना साहब का अपना चांस लगने वाला है कुछ सालों में। मैं आपको बता रहा हूँ ये आप ये रख लीजिएगा। साहब अभी कह रहे थे, राना साहब कह रहे थे ना, तो हम तुसी हलफ ही चुकोगे ना, भगते नहीं। राना साहब ने पूरी अपनी अटायर उस तरह ही रखी है। खबर ही आनी खबर ये आनी है कि राना साहब बड़े आदमी बन गए। उसके बाद नंबर चेंज, आप लोगों से तो बिल्कुल रब्ता नहीं करूंगा। कोई नहीं राना साहब, हम यहीं बैठ के आप पे हम आप पे और भी जानने वाले ऐसे हम यूज्ड टू है। नहीं, लेकिन हम आप पे बहुत तनकीद किया करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कुछ लगा गए ना, नया दौर तो वैसे ही लोगों को स्टार बनाता होता है। हाँ, नया दौर से तो बहुत सारे इस तरह के लोग सरकार में भी गए पास रहे, बाहर की दुनिया में भी। लेकिन अली, मैं आई हैव बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस कि मैं अपनी हरकतें ठीक करूं, लेकिन यकीन करो कि नहीं ठीक हो सकती। नहीं, फिर आप वज़ीर आज़म बनेंगे क्योंकि आप नीचे नहीं काम कर सकते। वज़ीर आज़म भी किसी के नीचे ही काम करता है। किसी के नीचे ही काम करता है। वही लड़ पड़े वो, तो वज़ीर आज़म लड़ पड़े। हाँ जी, जिनके नीचे काम करते हैं उनसे आगे तो नहीं, सारी गल्ला मननी है उन्होंने। नहीं, किससे लड़ पड़े? यही है कि बस he just put his foot down and said enough is enough। बस फिर चलाओ का टाइम है फिर तो। ये जो बता रहे हो, अगर ऐसे बस अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो चलाओ का टाइम। अच्छा बताओ ना, फिर कैबिनेट रिशफल हो रही है, क्या हो रहा है? राना साहब आप बताएं पहले। सबसे पहले तो बड़ा नाम है, सबसे ज्यादा जो लोगों ने हमला किया है वो जो है ना, वो सारी जहाँ पर भी मैं जाता था ना, और वो शाम को डिनर्स पे यही बात, हर बंदा जो है ना वो यही कहता था कि जी एक तो कैबिनेट रिशफल हो रही है, वो हो रही है, आई एग्री विद दैट। दूसरा वो ये कहते थे कि तारड़ साहब जो है ना वो घर जा रहे हैं। एवरीबॉडी वाज लाइक हो गई है बात, मामला ख़त्म हो गया है, बैरिस्टर अकील जो है वो आ रहे हैं। पहले दिन नाम चाह रहा था तारिक फजल चौधरी का, अगले दिन नाम आया और जी फाइनल हो गया है बैरिस्टर अकील का। मैंने पता किया, 3-4 जगहों से पता किया, तो मुझे तो एक मिनिस्ट्री से एक बंदे ने कहा कि हफ्ते को ना फिर हम खाना इकट्ठा खाएंगे। उन्होंने कहा जुम्मे की गल है ना, हफ्ते हो रही कैबिनेट रिशफल, हफ्ते को खाना। मैं कहा यार इतना कॉन्फिडेंस, मैं कहा ठीक है भाई। मैंने खाया उन्होंने आपको खाना? सब मैं जुम्मे को आ गया वापस। चांस में फायदा कोई नहीं, रोटी से जाएंगे घर जाए खा लेंगे। हाँ नहीं, वो मैंने रुकना नहीं था तो वो लेकिन ये था कि बाकी सोर्सेज उन्होंने कहा जी ये सोशल मीडिया चैटर है, ये हमें कोई इसमें नहीं है। यार ये सब उसके क्यों पीछे पड़े हुए हैं यार बेचारे तारड़। सबसे ज्यादा हर बंदा ही उसकी छुट्टी करा दो, मजेदार बात उसकी छुट्टी करा दो। दोनों इस्लामाबाद के निकाले, उन्होंने कहा कि हमारा ही बंदा है फिर यहाँ पे, अगर तारड़ साहब ने जाना है तो। हाँ, तो वो फिर मैंने ट्वीट कर दिया कि नहीं ये नहीं सोशल मीडिया चैटर है। फिर मुझे किसी ने बताया कि तारड़ साहब जो है वो इतने राब्ते में नहीं है आजकल। तो मैं परेशान हो, समटाइम्स मिनिस्ट्री जानी हो तो बंदा कहता भाई मैं मिलांगा, फिर मिलांगे यार, अब जवाब ही नहीं देता। तो बहरहाल फिर मैंने तारड़ साहब को तकलीफ़ दी। मैं कहा जी वो ये मामला चल रहा है, तो वो मैंने तो ट्वीट भी कर दिया है। तो
आपका कोई इस पे बयान आपका मौक़िफ़ क्या है? आपका मौक़िफ़? तो पहले उन्होंने कहा कि देखें जी ये वज़ीर आज़म का Prerogative राइट है, है बिल्कुल कि है। वो अपना ओपनर कहाँ खिलाते हैं, अपना मिडल ऑर्डर कौन होता है, 12th मैन। तो उन्होंने 12th मैन का कहा, मैं फिर ज़रा ना कंफ्यूज हो गया, मैं कहा यार ये वाकई जा रहे हैं पता नहीं। खैर फिर मेरी दोबारा बात हुई तो मैंने फिर पूछा, इस वाले में भी तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इट वोंट हैपन। तो वो मैं कहा चलो जी इंशाल्लाह। हाँ। बाकी ये है कि यहाँ की जो दुख रहे हैं, लेकिन तारड़ साहब किसी को तो दुख रहे हैं ना, जो इतना जोर जोर से कोई लोग करा रहे हैं। अली बता रहा है इस्लामाबाद वाले दोनों हैं जिनको लाया जा रहा है। सर दूसरी भी नाम जो राना साहब ने बताया मुझे नहीं पता। दूसरी जो कहानी है ना वो ये है कि आप खासकर पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करें ना तो वो कहते हैं कि कुछ होने वाला है। वो इतने श्योर हैं इस बात पे कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। आप पूछते ना क्या होने वाला, नहीं कुछ होने वाला है, कुछ वो होने वाला गड़बड़ है। खैर फिर मैंने कुछ और जरा कुरेदा तो वो कुछ सितंबर में इनकी जो है पीपल्स पार्टी की कोई कैबिनेट में शमूलियत के भी मामला आते हैं। तो बहरहाल अच्छा, अब वो इसमें बात यह है कि आप बुरा मान गए थे, मैंने वो नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया था। सर आप उनके खिलाफ ना बात किया करें, हमारे दिल टूट जाते हैं। अभी वो मरी बैठे हुए हैं और वो मीटिंग हुई है, फुल मौसम ठंडा। उस मीटिंग में सिर्फ हमजा, मरियम, शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। डार साहब नहीं थे अली, नहीं चाइना से आने के बाद ही हुई है ना। नहीं वो बाद में वो होंगे उसमें, बट उस मीटिंग में नहीं थे वो। ये चार लोग और हमजा शहबाज साहब को कुछ इख्तियार देने का फैसला किया हमजा शहबाज के बारे में बातचीत चल रही है कि उनको अब मियाँ साहब ने कहा है कि आप वफाक में कुछ जिम्मेदारी लें। अब हमजा वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं मैं पार्टी में मैंने कोई जिम्मेदारियां लेनी है, वो इस तरह का मामला है। लेकिन मेरे लिए जो अहम बात है वो ये है कि कैबिनेट रीशफल, कैबिनेट के में तोसी सारा कुछ डिस्कस हुआ है, ना सिर्फ फेडरल में बल्कि पंजाब का भी डिस्कस हुआ है। तो अब मेरी आपसे उस वक्त ये थी इल्तिजा कि मियाँ साहब रिडंडेंट या कोई वो चला हुआ कुछ कहते हैं कारतूस हैं ये हमने कब कहा ऐसा यार? तो हम तो ये मैं कह रहे हैं कि और लोगों की और लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मियाँ साहब के लोग जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट में भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, और अभी भी जो आगे मामलात होने जा रहे हैं वो उसमें मियाँ साहब के लोग ही सामने आएंगे। और जो जीबी में गवर्नर लगने जा रहा है वो भी मियाँ साहब की पसंद का ही होगा। और जो आज़ाद कश्मीर के जो अभी इलेक्शंस की प्लानिंग है उसमें भी मियाँ साहब जाएंगे और मेरे ख्याल से वो अपना किरदार अदा करेंगे वहाँ पर। बाकी जो प्रॉब्लम है, मैंने उस वक्त आपसे ये कहा था कि मुझे ये लगता है कि प्रॉब्लम इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज साहब से नहीं है, नवाज शरीफ के लोगों के साथ तो थोड़ी बहुत है। ये तो फिर प्रॉब्लम और मजीद क्रिएट हो जाएगी, जो आपने बताया कि अगर मीटिंग हुई है, अगर ये जो इतना शोर डाला हुआ था कि जी जुमे को कैबिनेट रीशफल हो गया, आप अल्लाह की कसम मैं यकीन करें मेरी बात का, इस्लामाबाद में ये ऐसे था जिस तरह ना पत्थर पे लकीर है। जो बंदा मतलब आप डिफरेंट शोज के प्रोड्यूसर्स, एडिटर्स, बाकी जितने सहाफ़ी, ब्यूरो चीफ, वो हो गया जुम्मे को बस अनाउंसमेंट हो रही है और रेडी हो जाए, जुम्मे को होने लगी है, कुछ भी नहीं हुआ। वो जब तक नवाज शरीफ नहीं कहेगा, जब तक नवाज शरीफ मोहर नहीं लगाएगा तब तक नहीं होगा। और अगर किसी को उन लोगों से प्रॉब्लम होती है तो देन दे विल हैव टू डील विद नवाज शरीफ। जी अली, राना साहब ने तो बड़ा एक पूरा नक्शा खींच दिया। लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ बेबस है, राना साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ सारा कुछ करवा रहा है। नवाज शरीफ के करीब तरीन मतलब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब को निकाल के फेडरल कैबिनेट के अंदर कौन लोग हैं नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन? आप बताएं नाम बताएं ना, आपको पता है फैमिली में सोचे सबसे पहले आप बताएं। फैमिली में इसाक डार साहब हैं, ठीक है। हाँ। तो अता तारड़ इज आल्सो देयर बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ। ऑब्वियसली उनके दादा के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। पहली बात तो ये हो गई कि सबसे बड़ा जो नवाज शरीफ का करीब तरीन आदमी है, जिससे आज से नहीं कोई 2014-15 से मसला है, वो है इसाक डार। और तब क्यों मसला था? तब इसलिए मसला था कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और वो फाइनेंस मिनिस्टर जब थे तो उनसे ये इशू होता था कि ये वो काम नहीं कर रहे जो हम चाहते हैं, ये वो काम कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, ठीक है। तो इसाक डार साहब को इस वजह से इस दफ़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी गई, और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो दे दी गई है औरंगज़ेब साहब को, जो कि भाइयों के बंदे हैं। इसमें कोई शक तो नहीं है किसी को, अगर है तो मुझे सू कर सकता है।
बात ये इसको अकेले कीजिएगा, हमारे मुझे पास अकेले कोई को करें, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे हिसाब से औरंगजेब नीचे लिखा भी होना चाहिए, जहाँ लिखते हैं ना कि इदारे का इनसे मिल जरूरी नहीं है, वहाँ नीचे ये भी लिखा होना चाहिए कि इन तीनों का भी आपस में एक दूसरे से एग्री करना जरूरी वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि हसन और वकास का अली से एग्री कहाँ लिखो एडिशनल यार, ताकि कल को होना चाहिए। अब इसहाक डार साहब के पास इस वक्त क्या पोजीशन है? समधी होने की, वो समधी हैं, वो समधी हैं, लेकिन वो है फॉरेन मिनिस्टर। असल पोजीशन वो है उनकी, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर एक और साहब की नजरें हैं, ठीक है, वो अमेरिका गए हुए हैं आजकल। यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे के काम पे ही नजर रखता है, अपना काम नहीं करता। अपना काम तो उसने बेड़े गर्क किए हुए हैं ना। नहीं, वो इंटीरियर बहुत अच्छा है, बहुत कामयाब है। मैंने कोई नाम लिया? ये बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ आपको ना, आप जो कह रहे हैं, मैंने भी नाम तो बंदे का नहीं लिया। इन उसू करे नहीं, बंदे नाम तो हमने बंदे का नहीं लिया ना। छोटा मिनिस्टर भी हो सकता है, आपने एक डायरेक्ट बड़े पे गए हैं यार, वो अमेरिका को गया हुआ। आपने बताया था अमेरिका गया हुआ है। चले, हाँ बताएं, बोला था ना। हाँ चले बताएं। अब हमारे बड़े सियाने हैं, उनको पता चल गया पहले ही। अब देखिए, ईरान वो अमेरिका गए में, जबकि यहाँ पर कितना बड़ा रौला पड़ा हुआ है, आपको पता है अच्छी तरह कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, रौले हैं में क्या हो रहा है। लेकिन वो साहब जो है वो अमेरिका बैठे हुए जहाज खरीद रहे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि यार इस बंदे के ना अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा इसको ये पोजीशन दी जानी चाहिए। दूसरी साइड पर ये कहा जा रहा है कि पैन अमेरिका की बात आप कर रहे हैं, ये जो ज़ाती ताल्लुकात कतरियों के साथ हैं, ये जो ज़ाती ताल्लुकात जो है वो साथ हैं सऊदियों के, वो आपके ख्याल में कोई मानी नहीं रखते? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिए। मेरा बंदा चीन गया हुआ है, जब आपका बंदा अमेरिका गया हुआ है, चीन को भूल गए आप? आपने इतना अमेरिका का क्लोज आदमी जो है वो यहाँ पर बैठाना है लाके। तो ये जो है वो अब वो फॉरेन मिनिस्ट्री से मसला ये बना हुआ है। एक और साहब हैं, वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अब मियाँ साहब का ये कहना है कि गाली ते मैं खावा, यानी कि मेरी पार्टी खाए। मरियम के आप इस साल के स्टार्ट में देख लें कि भाई वो बसंत भी हो रही है और अप्रूवल रेटिंग मतलब अप्रूवल रेटिंग 7वें आसमान पे लगी हुई थी। राणा साहब ने वो सर्वे करवाया था अपने फेसबुक पेज पे। आज ये सवाल हो रहा है कुछ प्रोग्राम्स में बैठ के कि क्या मरियम नवाज़ की के जो एफर्ट्स हैं वो वोट में ट्रांसलेट होंगी या नहीं होंगी। अब वो आपने शायद देखा होगा वो प्रोग्राम, तो उसमें भी जो एक हमें तो लगता था कि होगा, मैंने तो लोगों से जो बात कर रहा था मैं आज से 4-5 महीने पहले, हमने बात जैसे ही जंग शुरू हुई उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर गई, या उसकी वजह से सारी महंगाई का एक तूफान आया। उससे हुआ क्या है कि मरियम की अगर कोई एफर्ट्स थी भी तो लोग वो भूल गए। प्लस जो मरियम की ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गई क्योंकि नैरेटिव मरियम के हाथ से निकल गया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक प्रॉब्लम है कि जब गाली हमने खानी है और आपको फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है तो हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, एक और साहब है और उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। यार नहीं कर, वो आजकल खुल के कह रहे हैं कि बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं कश्मीर में, उससे मसला खराब हो सकता है। नहीं, वैसे वो ठीक अच्छी चलाएंगे, ठीक है, इनसे तो बेहतर ही चला लेंगे यार। इनसे तो मैं कह रहा हूँ कि तो मैं भी बेहतर चला लेंगे, सूफी साहब को दे दें, बेहतर चला लेंगे। यकीन करें आप, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इनसे कोई भी बेहतर चला। जो पता है ना कि FIA NCCI सारा कुछ उनके नीचे है, पता है ना, NCIS जो भी नाम है उसका, चुप रहेगी ज़बान। अच्छा, वो जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो जिसका राणा साहब ने भी जिक्र किया है, फिर एक मीटिंग है जिसमें मेरे पास हमजा के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमजा के बारे में जो बता रहे हैं ये मस्ट बी ए सेपरेट मीटिंग, क्योंकि इसके अंदर हमजा को जो जिम्मेदारियाँ देने की बात हो रही है। ये जो किस्म की जिम्मेदारियाँ, सियासी जिम्मेदारियाँ या वज़ीर आज़म हाउस में जिम्मेदारियाँ की होगी ना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास उस मीटिंग के बारे में मेरे पास इतला नहीं है। मेरे पास जिस मीटिंग के बारे में मेरे पास, वो आपसे सुनते हैं ना अभी, जिस मीटिंग के बारे में मेरे पास इतला है वो उसमें हमजा शहबाज की जगह डार साहब थे और बाकी 3 अफराद जो थे वो मैंने आपको बताए हैं, वो वही थे जो राणा साहब ने पहले मीटिंग में बताया, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और मरियम साहिबा। इस मीटिंग के अंदर कुछ इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए और यही सारी बातें जो मैंने अभी कही हैं उसमें वो इंटीरियर मिनिस्ट्री पर किसकी नज़र है वो इतना मेन इशू नहीं था। बाकी जो इश्यूज़ थे वो सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसमें जो बात हुई है वो ये हुई है कि यार ये जो हर चीज़ को मान के हमें अभी तक क्या मिला है। हमने जो एफ़र्ट की थी पंजाब में वो भी आज उस मकाम पर नहीं है जिस मकाम पर उसको होना चाहिए था आज से 6 महीने पहले। और ये सारी बातें मानने के बाद चाहते वो क्या है कि जी ये बंदा भी निकाल दो, ये बंदा भी निकाल दो, ये बंदा भी निकाल दो। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बंदे सेट करने हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आप पीपल्स पार्टी को ऑलरेडी दे चुके हैं और अब आप आज़ाद कश्मीर भी पीपल्स पार्टी को देने जा रहे हैं।
प्लेट में रख के। कैसे? जो अवामी एक्शन कमेटी है उससे लड़ने के लिए तो अता तारड़ फ्रंट फुट पर खेले, उससे लड़ने के लिए तो ख्वाजा आसिफ फ्रंट फुट पर खेले, उससे लड़ने के लिए तो राना सनाउल्लाह फ्रंट फुट पर खेले, लेकिन आपके जो मिनिस्टर साहब हैं वो बाहर गए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं अमेरिका शरीफ में, और आप उनको जो है वो इस पोजीशन पर भी, मेरा तो ख्याल है उनको तीन पोजीशंस हो जाएंगी। वो इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, पीसीबी चेयरमैन, वो तो मतलब उनकी तो पांचों घी सड़ कढ़ाई सब कुछ जो है वो तले गए। सब कुछ हो सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं हो सकती, CDF। अच्छा एक और भी चीज़ है, वो वैसे प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहते हैं। वो मैंने कहा ना वो सब कुछ हो सकते हैं भाई, अब सब कुछ हो सकता है। अब ये जो कश्मीर वाली सिचुएशन है उसका फ़ायदा जो है वो बिलावल साहब उठा रहे हैं, और मियाँ साहब को इस बात पर बड़ी शदीद तप है कि ऑन वन साइड एवरी सिंगल थिंग दैट वी हैव टू से, वो नैरेटिव आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स की बात हो, चाहे वो कश्मीर से मुतालिक कोई इशू हो, चाहे वो बलूचिस्तान से मुतालिक कोई इशू हो, चाहे वो तालिबान से रिलेटेड कोई इशू हो। आपको पता है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है, अगर आप उनसे बात करें तो वो आपको कहेंगे कि हमारी कोई इनपुट शामिल नहीं है ये अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर्स बंद करने के हवाले से। उसकी वजह से पंजाब का किसान मर रहा है, उसकी वजह से केपी की इकॉनमी तबाह हो रही है, और इस दो सूबों की मुकम्मल इकॉनमीज़ को तबाह करने के बाद आप हमारे से ये पूछ रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं सही चल रही, वो पैसा लोगों को मसला क्यों हो रहा है, इतनी महंगाई क्यों हो रही है, यहाँ पर मसला जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ते क्यों जा रहे हैं। ये सारा कुछ होने के बाद एक जो चीज़ स्ट्रेंज है इसमें, वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो गवर्नमेंट को तो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहे, वो इदारे को कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इदारे से कुछ नहीं मिला ना, इसलिए कर रहे हैं। नहीं, और उनको दूसरी तरफ से मिलने की कोई उम्मीद है? किस तरफ से दूसरी तरफ कौन सी है? अब वो इस वक्त नहीं, वो इस वक्त नाउ ही इज ऑन दैट। मगर पीटीआई से तो उनका आपको नहीं लगता होगा कि वो कोई ताल्लुकात बहुत बेहतर होने की उम्मीद है? नहीं, वो इस वक्त यही है कि आपका दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाला काम है। आई थिंक कि ये कैबिनेट रिशफल के मामले पर जो है ना वो कोई पुशबैक की हो रही है, और उससे इवेंचुअली जाहिर सी बात है कि कौन हारता होता है ऐसे मौके पे? नहीं, लेकिन एक सिविलियंस हार जाते होते हैं। नहीं, सिविलियंस तो खैर हारते ही नहीं है। मुझे ये बात, ये आपने सारी बातें की हैं, मुझे एकदम ख्याल आ रहा था कि आपने अपना बेड खुद मेक किया था ना यार। ये सारा बेड जो आप कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये फैसला हमारा नहीं है, वो फैसला हमारा नहीं है, लेकिन इसका स्लैक सारा हमें मिल रहा है, तो वो आपका फैसला आपका था ना इक़्तिदार लेने का। व्हेन यू वर टेकिंग, जब आपको इक़्तिदार दिया जा रहा था तो आपको पता था कि ये लिमिटेशंस के साथ, अभी हम कुछ प्रोग्राम से पहले कोई बात डिस्कस कर रहे थे किसी की चीज़ के बारे में, तो राना साहब हमें बता रहे थे उसमें ये था ना, देखिए नवाज शरीफ साहब का ना एक बड़ा सीरियस मसला है 97 से हुआ। ये था कि 97 में जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए थे ना, तो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त गौहर अयूब खान साहब। तो तालिबान जो थे ना वो हुकूमत में वहाँ पर आ गए थे साल एक कबल, तो पाकिस्तान ने उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था तालिबान की हुकूमत को लेजिटिमेटली, और हम उसको वही कहते थे, वो इंटरिम गवर्नमेंट, अभी भी इंटरिम ही है, अब वो है ना। तो वो उस वक्त ये हुआ था कि एक दिन मियाँ साहब सो के उठे तो उन्हें पता चला कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो मियाँ साहब ने कहा ये क्या बकवास है। तो उस वक्त तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने और लोगों ने कुछ ने समझाया कि यार मियाँ साहब थोड़ा ठंडा कर लो, बॉयज़ ने किया। लेकिन महीने बाद कैबिनेट रिशफल हुआ और उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो फारिग हो गए, गौहर अयूब साहब। इसी वजह से मियाँ साहब जब 2013 में इक़्तिदार में आए थे, तो चाहे वो इंडिया जाना हो उनका, चाहे वो CPEC के सारे प्रोजेक्ट्स हों, चाहे अमेरिका से या सऊदी अरब से उन्होंने थोड़ा सा बॉयज़ की जब मानी, तो बॉयज़ ने सारी की सारी जो है वो मलबा उनके ऊपर ही डाल दिया कि जी वो तो ये मसला हुआ था। वरना मोदी के साथ उन्होंने ज़ाती तौर पर उन्होंने सारी एस्टैब्लिशमेंट को, सारी ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करके, आप कह रहे हो, अभी तो वो एक सहाफ़ी ने बताया कल के साजिद जंदाल के साथ जाके मियाँ साहब ने पता नहीं कौन से ठंडे मुल्क गए हुए थे, वहाँ बाकी सबको छुट्टी करा दी। इवन अफगानिस्तान के इशू के ऊपर जो उस वक्त हुआ था वो ये था कि अगर आप अफरा से आप खटक ने उनकी वीडियो है मेरे पास पड़ी हुई होगी अभी भी कहीं पे, उन्होंने ये बात बोली थी कि अशरफ गनी के साथ डील करने के लिए उन्होंने ANP के लीडर्स को इस्तेमाल। यार ये सारी आप जो बातें बता रहे हो माजी की बता रहे हो ना, मैं मियाँ साहब को पता था इन सारी बातों का ना। हाँ, तो इस वजह से फॉरेन मिनिस्ट्री मियाँ साहब ने अपने पास रखी थी, और उस वक्त भी आपको याद होगा कामरान शायद हो, कोई दूसरा तीसरा जो जर्नलिस्ट बैठा हुआ है वो कह रहा है जी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर हमारे पास एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर कुछ कर लेगा। अभी आपने फॉरेन मिनिस्ट्री अपने पास रखी है, अब आपको वो भी चाहिए। फाइनेंस आपके पास है, इंटीरियर आपके पास है, फॉरेन भी आपने ले लेनी है। तो आप मुझे बताएं कि हुकूमत के पास और मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर, तख्तियां, क्लाइमेट चेंज, तख्तियां इस्लामाबाद के फ्लाईओवर्स के इफ्ताह करेंगे वज़ीर आज़म से, तो फिर नहीं वो भी नहीं वो करवा रहे, वो उसके लिए भी जो है वो उन्होंने वो खुद कर रहे हैं। हाँ, ये गलत बात है सर। आप बताएं ना इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो खैर मैं ये बता रहा था कि जब आपने अपना बेड बनाया था तो आपको पता था ना, ये सब कुछ था, आपको पता था कि आपने क्या क्या अपनी लिबर्टीज यूज करनी उसी का थी। जवाब दे रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री आपने अपने पास रखी थी। हाँ, तो उसके बदले में तुम खुद ही तो कह रहे हो ना, वो स्वैप करना चाहते हैं कि फॉरेन ले लो हमसे तो फाइनेंस हमें दे दो। अभी तुमने यही कहा ना हाँ, कि लेकिन मियां साहब वहाँ की से ख्वाहिश तो यही है। वो भी नहीं आ रही ना जनाब। क्या नहीं आ रही, वहां से आ नहीं रही? अच्छा नहीं, खैर वो कह रहे थे डार साहब होंगे, रीशफल होगी। करने दें। हमजा शहबाज साहब जो हैं उनको, फिर वो आपको टोकेंगे बार उनको करने दें। हमजा शहबाज साहब को नहीं, आज मैंने टोका नहीं है, इन्हें फुल अपना मुद्दा बयान किया, लेकिन अली हक में बात अली माजी में जा रहा था ना यार, मतलब वो तो एक और द मोर रीजन फॉर मियां साहब टू गेट मोर वाइजर टू ऑल दीज थिंग्स, कि देखो यार मेरे से माजी में क्या क्या हाथ हुए हैं तो मैं इनके साथ ना जाऊँ। बट थिंग इसके गए वो, आपने खुद कंसीड किया, और वो उनको मेरा ख्याल है चूंकि पता था कि इतना कुछ कंसीड करना पड़ेगा कि उन्होंने कहा मैं तो वज़ीर आज़म नहीं बनता, वरना शहबाज शरीफ की जगह वो वज़ीर आज़म बन जाते। MNA तो बन ही गए में है ना, ठीक है, MNA तो है ना, कौमी असेंबली के मेंबर हैं तो बन सकते थे, उन्होंने वहाँ पे वो कर दिया। अब ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अब ये जो सारे मसाइल हैं इससे उनकी इमेज को भी झटका लगा है। ये बात भी मियां साहब के जहन में है कि उनकी बेटी की जितनी डेवलपमेंट थी 2 साल के अंदर, जो 15-16 अरब 1800 अरब रुपया खर्चा गया है सड़कें बनाने के ऊपर, शहरों के अंदर रंग बिरंगी टाइलें लगाने पर भी हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था ना, पिंक कलर की और येलो कलर की जो वो हो रही थी, उसको नुकसान पहुँच रहा है ना, डैम हिट कर रहा है जब आपकी महंगाई और ये सारा कुछ जो है वो। अब उन्होंने वो जो नया काम किया कि रोज़ पेट्रोल की कीमतें तय हुआ करेंगे। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखें जहाँ पर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज वैसी बड़ी जिस तरह की होती है, अब आप रोज़ सुबह उठेंगे तो कोई पता नहीं पंप वाले ने आपको सही पेट्रोल मतलब सही कीमत में बेचा भी या नहीं बेचा, 10 ऊपर कर दिए 5 नीचे कर दिया, आपको क्या पता। तो रेगुलेट करने का ये सारे मसाइल करते कराते प्रेशर उनके ऊपर है इस वक्त। प्रेशर के लिए निकलने का क्या लड़ाई हो जाएगी उनके साथ, क्या वो छीन लेंगे वंडर बॉय जो वो हम सुन रहे हैं, क्या वंडर बॉयज आ जाएंगे? यार देखो मुझे नहीं लगता, अगर वो वंडर बॉय आने तो फिर राणा साहब का चांस भी बनेगा। फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे करके बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स निकलेंगे लोग। हाँ ना, क्योंकि देखो जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके पास सिस्टम के मसाइल का कोई हल नहीं है। ऐसा ही है। मजेदार बात पता क्यों नहीं है जी, वो जो बैठे हुए हैं ना, जो लेकर आते हैं वंडर बॉय, उन्होंने कहा यार राणा कौन है? हाँ तो सर ठीक है ना, इसका बढ़िया तो माने सर ऐसे ही होता है। तो हसन इफ्तिखार बहुत जिक्र कर रहे हैं, राणा कौन है? अच्छा सर आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये सियासत इतनी जालिम चीज है, आपने एक चीज बस नोट करनी है आजकल, इसहाक डार साहब का जो भी वीडियो क्लिप आ रहा है ना, ही इज सॉर्ट ऑफ रनिंग इन दैट, वो भाग रहे हैं उसमें ना, सिर्फ इस वजह से अपनी फिटनेस शो करने के लिए, मैं फिट हूँ कि मैं अगर मुझे ईरान में जाकर 48 घंटे या जागना पड़ता है 36 घंटे, आई कैन डू इट। अगर स्विट्जरलैंड में मुझे जाना पड़ता है और वो सारा कुछ करना, मैं कर सकता हूँ। वो बरल वो मौका नहीं मिला। सर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक बात मैं मैंने भी एक बात करनी, तुम कर लो पहले। वो ये है कि वो आपने ये कहा ना कि मियां साहब जो हैं वो सो जाते हैं, और किसने कहा मियां साहब सो जाते हैं? वो बात होती है ना अक्सर कि मैंने कब कहा कि मियां साहब सो जाते हैं? मैंने तो ये कहा ही नहीं। स्लीपिंग पार्टनर हैं इस सारे ये तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। मियां साहब ग्रेटेस्ट लीडर हैं। और वो जो है क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, देखें पिछले कुछ अरसे में शहबाज शरीफ साहब की बहुत सारी बातें हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मियां साहब अब मैं चला रहा हूँ प्राइम मिनिस्टरशिप, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये मौका है, तो उस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब मियां साहब से मशवरा लेने चले गए। क्यों चले गए? उन्हें नहीं पता क्या मशवरा आएगा, उनको पता ना, वो कह रहे हैं वो ये किसने कहा है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कहा है कि मैं चला रहा हूँ? नहीं वो इस तरह नहीं। मैनू गल कर लें दो, ये आप बात को समझे। मैं चला, वो कहाँ चला, आपको पता है कौन रहा है? हम चलाने वालों की तरफ अगले तरफ चलते हैं जरा। नहीं मामलात चला रहा हूँ मैं, खुदा ना खास्ता हुकूमत चलाने की बात नहीं कर रहा। मैं हैंडल कर लेना, मैं हैंडल करता हूँ। और ये बात ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा था, इसी तरीके से कहा था। सीनियर लीडर्स ने भी अब तो बता दिया है, वो बताते भी हैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में कि ये था। और फिर वो उन्होंने कहा कि देख रहे हैं आपने अपना करके देख लिया इतने सालों से, मुझे भी एक दफ़ा मौका दें खिदमत का, तो खिदमत वो हो रही है। अली हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसमें थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक भी डिस्कस करते जाए ना, इसी को टच करते जाइए, कैबिनेट रिशफल से रिलेटेड। वो जो साहब आपने कहा बाहर गए हुए हैं, वो जो साहब जिनके पास मल्टीपल ओहदे हैं, वो साहब जो है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट दैट कि उनका जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंदूक बरदार लोग सैकड़ों की तादाद में हमलावर हो रहे हैं। ये इक्का दुक्का लोग पहाड़ों से नहीं उतर रहे कि आप कहेंगे मिस आउट हमसे हो गए, ठीक है। 300 400 लोग जाके हमला कर रहे हैं ज़ियारत के अंदर। जो कुछ वो आपके सामने है, अभी पता नहीं उनका मसला वो फाइनली सॉल्व हुआ या नहीं हुआ उनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी, लेकिन ये जिम्मेदारियाँ हैं ना किसी की, कोई नाकामियाँ हैं। ये नहीं हो सकता कि वर्ल्ड कप की क्रिकेट के राइट्स मिल गए हैं या टीवी के ऊपर अच्छे चल गए हैं या हमारा कोई पीसीबी ने अफगानिस्तान या सऊदी अरब को क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया तो उसके लिए तो बड़ी तालियां और दाद के वो बजाए जाएं, ठकाठक ढोल के आवाज़, कमाल हो गया। और जो एक्चुअल बात है, ये
मुझे नहीं पता मुझे इस तरह कहना चाहिए, इसके बाद मेरी अपने हालात वाक़यात क्या रहेंगे, बट आई हैव टू रेज दिस पॉइंट। वी फॉर द लास्ट 4 months वी हैव बीन इन अ स्लम्बर, जहाँ पे हमको ईरान अमेरिका के दरमियान को मसले सॉल्व करा रहे हैं, हमको दुनिया के बहुत ग्रेटेस्ट वो पीस डीलर बन रहे हैं हम, ओ जी हम व्हीलर एंड डीलर हैं, ओ जी हम ये कर रहे हैं। हमारे अपने मुल्क के हालात आपके सामने हैं, एंड यू हैव टू वेक अप। ये नहीं हो सकता कि एक टाइम पे आप डीमोरलाइज हो जाएगी आपकी सारी की सारी लड़ने वाले लोग भी, जब आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप उनको देंगे। और क्या वजूहात हैं कि 20 साल से हम वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं, फिर भी हमारे कॉन्वॉयस को ओपन एयर में हिट कर दिया जाता है, ओपन इलाकों में हिट कर दिया जाता है। हम उनको ड्रोन्स के जरिए क्यों नहीं मॉनिटर कर रहे? हम उन इलाकों में ड्रोन्स फैला के जो पहाड़ों पर चढ़े हुए लोग हैं इनको क्यों नहीं मार रहे? इसके सवालात के जवाब किसी को देने हैं। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने से या अता तारड़ की कि जी वो सही हमारा मौक़िफ़ नहीं पेश कर रहा, ये कर लेने से या इसहाक डार साहब के ऊपर चढ़ाई कर देने से ये रियलिटीज़ नहीं चेंज होंगी। इसका जवाब दही किसी ने तो करनी है। हम अच्छे तरीके से आपसे हम पूछ क्या सकते हैं बेचारे, हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, बट यू हैव टू ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन विद इन दी इदारा सोचना चाहिए कि मामला ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कौन रोक रहा है? क्या इनको किसी ने रोका है? अगर ये कह दें फैसला कर लें कि हम बलूचिस्तान में कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं, इस तरह अली ने कहा कि वो किसी से पूछेंगे या किसी की इजाज़त की ज़रूरत है? उन्होंने खुद ही फैसला करना है, तो जो फैसला करना है तो वो कर लें, बजाय इसके कि म्यूजिकल चेयर्स के साथ शौक रखते रहें। ठीक है, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, बाकी आपका जो मर्जी है। बल्ले बल्ले राणा साहब को पता है कि हमारे पिंडों के अंदर वो ढोल धमाके वाले जो आते हैं वो बल्ले बल्ले हो जाती है, फिर सबके जब ढोल शोल बजना शुरू होता है। आगे चलते हैं अलीमा खान साहबा और उनकी बहन है नौरीन खान साहबा। पता नहीं अल्लाह जानता है इन बहनों के साथ क्या मसले मसाइल हैं। जब जंग हुई थी तो आपको याद है उससे इमीडिएटली उस दिन या अगले दिन अलीमा खान साहबा का इस सिमिलर नौयत का बयान आया था कि सब ड्रामा है, इनकी आपस में मिली भगत है, हमारे भाई को जेल में मजीद रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था ये लास्ट पार्ट, लेकिन इम्प्लाई तो यही कहा था। हाँ, तो वो कहा था तवज्जो हटाने के लिए ये सारा कुछ ईयर लेटर, मोर देन अ ईयर लेटर उनकी दूसरी बहन साहबा जो उनका एक इंटरव्यू लीक हो गया है, वो कह रहे हैं कि जी इंटरव्यू उन्होंने दे दिया था पर उन्होंने कहा था चलाना मत, वो क्यों चला दिया, किस तरह चलाया गया, क्या कहानी हो गई, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रान साहब क्या मसला इन बहनों के साथ यार, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द वुमेन एंड मतलब ख़वातीन के बारे में इस तरह बात नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर की साबिक प्राइम मिनिस्टर की बहनें हैं, उनकी इज्जत तो बिल्कुल और नहीं। और ये नौरीन साहबा जो हैं ये तो वैसे भी मतलब हमारे लिए इज्जतदार हैं, हसन की वालदा है ना, ये हसन की वालदा है, तो हसन की मतलब हसन से मेरे बचपन के सलाम दुआ है। लेकिन बात ये कि कह रही हैं और फिर मतलब उसके बाद उन्होंने बजाय इसके कि जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके अंदर उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता। पीटीआई अब कह रही है, डाइवर्ट कर रही है कि जी पता नहीं ये तो लीक हो गया और ये तो चलना ही नहीं था, ये तो काट देना था, पर वो गुफ्तगू तो उन्होंने की ना, या तो वो गुफ्तगू कोई झूठी गुफ्तगू है उन्होंने ना की हो। नहीं, वो उसका इसको एक कॉन्टेक्स्ट में रख लेते हैं। देखें 2025 मई में जब हमने इंडिया के साथ जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद मैंने कुछ बयान किया था कि ये जो हमने जंग जीती है इंडिया के ख़िलाफ़ और जो हमने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखा है ख़ासकर ट्विटर के ऊपर, वो माइनस पीटीआई हुआ है। ये इनके जो यूट्यूबर्स थे, आपको पता कि वो तो बैठे जो भी वो बक रहे थे कि वो ये फारिग हैं, वो इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो सारी वो कहानी चल रही थी। तो इनको जो लड़ा है वो पाकिस्तानियों ने लड़ा है इंडिया के ख़िलाफ़, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और मैं ये कहता आ रहा था कि ये माइनस पीटीआई सारा कुछ हुआ है। ना तो इमरान खान, ना अलीमा खान, ना इनका पूरा ख़ानदान और ना ही पार्टी इसमें खड़ी थी पाकिस्तान फ़ौज के साथ या पाकिस्तानियों के साथ। अच्छा, अब वो लोग जो है ना पीटीआई वाले आगे कहते थे कि ये आप क्या कह रहे हैं, पीटीआई तो 80% है, तो अगर आप 80% को निकाल देंगे तो फिर लड़ा कौन? तो वो भी बात गलत साबित होती है कि वो 80% नहीं है। अब वो जो बात नौरीन साहिबा ने कही है, ये 1 साल पहले अलीमा खान बिल्कुल ये बात कह चुकी हैं और मैंने इसमें साल पहले बयान किया था कि जब ड्रोन्स आए थे लाहौर और बाकी गुजरांवाला में एक गिरा था और वो जब इंडिया ने भेजे थे, तो उसके अगले दिन हमने पॉडकास्ट पे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे कोई 30, 35, 40 लोगों की कॉल्स आई थी, जानने वाले, रिश्तेदार, ये वो ना। उसमें सब पार्टी के लोग एक सवाल कर रहे थे कि हम कब अटैक कर रहे हैं, हम कब घुस के मार रहे हैं और हमने जाना है। यही सवाल था उन लोगों का। तो मैं उनको कहता था कि यार वो एस्केलेट हो जाएगा मामला, अगर इस तरह हमने किया तो मामला तो हाथ से निकल जाएगा। वो कहते थे भाई ये बात ना करो, जवाब देना है। अब निकले हाथ से, मरे हम, जिए, डजेंट मैटर, अब हमने छोड़ना नहीं है। जो पीटीआई वाले कॉल करते थे वो ये कहते थे कि ये ड्रामेबाजी चल रही है, ये कोई जंग शंग नहीं है, ये सारे मिले हुए। तो मैं उनको कहता था यार आप पाकिस्तान में नहीं रहते, मतलब अगर आप लाहौर में रहते हो तो जो धमाके हुए हैं, ड्रोन्स गिरे हैं, जगह जगह डिफेंस में गिरा है, इधर वो रेलवे कॉलोनी और वो उधर वलेंशिया के पीछे सारा बैरियर टाउन तक उसकी आवाज़ गई है। तो क्या आपके किसी रिश्तेदार ने बाहर से आपको फ़ोन करके नहीं पूछा कि आप खैरियत से हो? मतलब हमारे तो बाहर बैठे लोग परेशान हो गए थे।
तो अब वो सारा मामला ऐसे ही हुआ है, और वो नूरीन साहिबा ने तो एक कदम आगे बढ़ गई, उन्होंने कहा ये तो मोदी 2 मिनट में इनको सीधा कर दे पाकिस्तान को। यानी मतलब क्या ये बेगैरत लोग हैं, बेशर्म लोग हैं कि ये मुल्क के साथ नहीं दुश्मन के साथ खड़े हैं, तो शर्म आनी चाहिए। बहरहाल ये इनका स्टांस रहा है। सो एक बात इस पे सनद हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान ने ये जो जंग जीती है ये माइनस पीटीआई जीती है, इसमें पीटीआई वालों का कोई रोल नहीं है, बल्कि नेगेटिव रोल था। सो वो सिचुएशन है, उसमें अब आपके सामने सारी बातें जो हैं वो खुल के आ गई हैं। बस ये इतना सा ये मामला कि वो एक्सपोज हो गए हैं। नहीं, वहाँ पे वो एक्सपोज हो गए हैं। अलीमा खान, अब वहाँ पहले गुफ्तगू की थी, अलीमा खान ने कोई सुना है मुराद सईद साहब के खिलाफ गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि ये छुपा बैठा बाहर निकल। नहीं सर, नहीं, वो खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके इलाके में सवाद में खड़े होकर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप बाहर आएँ और इमरान खान के लिए ये जंग लड़ें। सर मेरे जहन में एक बड़ी वो आई थी बात, लेकिन फिर वो आजकल बड़े मसाइल हैं, रिलीजियस नौयत की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ के भी ज़हूर और इस तरह की, वरना मैं उनको ऐसे आएंगे क्या सामने। हाँ, वो उन्होंने बहरहाल जस्ट कम। अच्छा तो, वो ना आपको याद है पिछले दिनों खबर आई थी कि इमरान खान ने कहा है कि ये अडयाला के बाहर ये बंद करें, ये जो जमा करती हैं ना लीमा खान ट्यूसडे वाले दिन, ये अब नहीं करना। और लीमा खान ने खुद अनाउंस किया था कि आप यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ हम आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो मैंने अगले दिन ना अपने वीलॉग में ये अर्ज़ किया था कि लीमा खान अब आप देखिएगा कोई नई आइटम के साथ आएंगी और वो बाज नहीं आएंगी। ये जो इमरान खान ने बंद करवाया है अडयाला के बाहर, अब ये कोई ना कोई नया काम करेंगी और वो लग पता जाएगा सबको। वो उनका कोई बेटा है शायद, उसकी कोई वो शादी हुई है चित्राल में, चित्राल की रॉयल फैमिली में हुई है, ऐसे छोटी मोटी भी नहीं हुई है, ऐसे करें बात। और उन्होंने रास्ते में महफिल लगा ली। अब वो सवाद में उन्होंने क्या वो कर ली गैदरिंग, और वो अब कह रही हैं कि मैं तो पूरे वो केपी से लेके जाऊंगी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद, मैं तो ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अब जागो, अब सोहेल अफरीदी पे भी जाहिर बात है प्रेशर डलेगा। सो अलीमा ने जो अडयाला के बाहर मामला था वो पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश, पूरा मुल्क ही अडयाला होगा। उन्होंने कह दिया था कि चौक चौक पे अडयाला बनेगा। वैसे मंगल का दिन भारी नहीं होता, मंगल के दिन यही चले जाते हैं एतराज़ करने के लिए, कुछ दिन बदल के देखें क्या होता फ़र्क पड़ जाए। हाँ देखें, थर्सडे वाले के दिन भारी होता है, मंगलवार वो कहते हैं मंगलवार भारी होता है, नागा होता है, नागा भी होता है, गोश्त का भी, और भारी भी होता है। हाँ जी अली आप बताएं फिर, ये दोनों बहनें जो हैं। अच्छा अली, वो याद है हम तीनों ही थे उस खाने पे ना, याद है जब जंग हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद हम खाने पे एक दफ़ा गए थे, हमारे पिछले टेबल पे भी यही गुफ्तगू थी ना। सो बेसिकली दीज आर नॉट ऑड व्यूज़, दीज आर जो मेन स्ट्रीम व्यूज़ ऑफ द पीटीआई का जो लीस्ट। पीटीआई के मेन स्ट्रीम में यही बात है, पीटीआई का सारा टॉप से लेकर बॉटम तक। ये मुझे इसमें यही एतराज़ है 100%। देखें मुझे इसमें एतराज़ ये है कि ये लोग, मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स होते हैं ना, तो उसमें मर्द जो होते हैं वो बात करते हैं कि जी वो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो इतनी ऊपर चली गई हैं, ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। ख़वातीन बिल्कुल इसी तरह की बातें कर रही होती हैं, कहती हैं कि मोदी और इनके आपस में मिले हुए हैं ये दोनों, और इन्होंने मिल के जो है वो एक जंग लड़ी ताकि पाकिस्तान में फ़ौज जो है वो इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी थी, उनको जो है वो गैर मकबूलियत से निकालना था। तो नेतन्याहू के कहने पर जो है वो मोदी जी ने, वरना वो क्यों डरता, वो तो इतना बड़ा मुल्क है, वो तो इनकी ईंट से ईंट बजा देता, वो तो 2 मिनट में इनको फिक्स कर देता। तो नेतन्याहू ने लेकिन उसको कहा कि तुम रुक जाओ। क्यों, वो क्या डर गया था? इतना बड़ा मुल्क का वो वज़ीर आज़म है, वो खुद सुपर पावर है। ट्रंप की वो नहीं सुनता, क्योंकि ट्रंप जो है वो तो चाहता था कि मेरे नीचे लग के रहे। मैंने उसको ये, तो मोदी जी जो है ना वो नीचे लग के नहीं रहते वो, क्योंकि वो खुद सुपर पावर हैं। वो चला गया पुतिन की तरफ, ये उनके अल्फाज हैं। और फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात, मुझे पसंद आई ये बात, कि उन्होंने कहा कि ये सब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने खुद सोचा है। तो ये साथ उन्होंने जो वो बात की कि जी वो क्यों, जी नेतन्याहू ने क्यों कहा पाकिस्तान आर्मी को, क्योंकि वो अब्राहम अकॉर्ड्स करवाने थे। ये तो ईरान बीच में पंगा पड़ गया, नहीं तो पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड्स करवाने थे, दुबई ने किए है ना, तो उन्होंने भी करने थे। तो अब इस तरह की जो जिसे कहते हैं ना हवाई बातें यार की कही जा रही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो टची टॉपिक है वो क्या है? वो रिलीजन है ना। जी वो मेसी के पीछे पड़ गई है दुनिया। वो मैं ये तो मुझे पता था कि तुम इस तरफ जाओगे फुटबॉल वाली साइड पे, बट है ना टची टॉपिक। कोई बिल्कुल जिसकी अकल का बिल्कुल इतना सा कुछ जर्रा भी काम करता हो ना, उसको भी अंदाजा होना चाहिए कि इतने आराम से कोई अब्राहम अकॉर्ड पाकिस्तान नहीं साइन कर लेगा, और ना ही जो हुकूमत करेगी वो सर्वाइव कर सकेगी इतने आराम से। स्पेशली आजकल ये सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन के दौर में तो ऐसी कोई मूवमेंट चलेगी, ये वो याद रखेंगे अपनी नस्लों तक के इनके साथ क्या हुआ था। जी वो, क्योंकि ये वो चीज़ है। यहाँ तक कहूँगा कि इन लोगों का ये भी ख्याल है ना कि इमरान खान को बाहर रखने के लिए, इमरान खान फ़लस्तीन कॉज के मुकाबले में ना एक
चूंटी भी नहीं है वो, अगर वो पहाड़ है ना तो ये एक ज़र्रा भी नहीं है। तो उसके मुकाबले में आप इमरान खान को जब पिच करते हैं ना कि जी वो इमरान खान को पार रखने के लिए आपने इंडिया से जंग लड़ ली, तो और मोदी जी के लिए कितना बड़ा ये क्राइसिस था। देखो मोदी जी बहुत बड़े फनकार आदमी उनकी हैं, मोदी जी की भी ग्लोरिफिकेशन हो रही है इसके अंदर ना कि वो इतना बड़ा आदमी है, क्या वो इतना बड़ा मुल्क है, ताकतवर है, वो आपको चपेट लगाता दो 2 मिनट 2 मिनट में वेला कर देता, 2 मिनट में फिक्स कर देता यार कितनी वैसे वो है अपने बारे में भी, मतलब अपने बारे में और वो इससे रखना। लेकिन एक्सप्लेन होता है ना हसन, इससे Mindset। एक्सप्लेन होता है कि क्यों अपना एडवांटेज प्रेस नहीं किया था 2019 में इमरान खान साहब ने। उनको लगता था हमें 2 मिनट में फिक्स कर दिया जाएगा। हाँ वो तब तो बाइवर साहब वो जो 100% अयाज तब सादिक बाइवर साहब ने के साथ का। अयाज सादिक साहब ने जो कहा था ना कि टांगे कांप रही थी जब ये अंदर आए थे, बिल्कुल कांप रही होंगी वो, इनकी केले की नहीं कांप अभी रही तक कांप रही थी वो, इनकी केले की नहीं कांप रही थी। हमें कह रहा था कि जुम्मे के बाद जाके धूप में खड़े हो जाए। हाँ लेकिन वो इनकी केले की नहीं थी, वो उनकी भी थी जो कहते हैं टैंकों में तेल नहीं है, लड़ेंगे कैसे, वो भी तो था। दोनों मिल गए थे, ये दोनों इकट्ठे एक जैसे रल गए हुए थे, तो इसलिए था। एक दफा ललकारा किसी ने मारा ना यहाँ पे, जो चीफ साहब हैं आर्मी के, जो फील्ड मार्शल साहब हैं, ज़बान फिसल गई थी सर, फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो उनका देखे ना कम से कम, साहब वो हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। हाँ वो देखे ना, उन्होंने फ्रंट फुट पे जाके जवाब दिया जिस तरह का देना चाहिए। यहाँ पे हमला हुआ, आप जवाब दे, देखी जाएगी कॉन्सिक्वेंसेस बात के बाद में। है कि इनको बहुत तकलीफ होती है इस बात से, उसको पागल कहते हैं, पता नहीं कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दैट गाय स्टूड अटॉप ए टैंक एंड गेव अ स्पीच टू हिज ट्रूप्स। ये पाकिस्तान का आखिरी मुझे आर्मी चीफ बताते जिसने ये काम किया। बाबा साहब तो माशाल्लाह टेढ़ी है नाजी, उन्होंने तो अपनी घुटने पे टैंक सही तो काम चढ़े करते नहीं, थे, घुटने पता ही हाँ क्या घुटने छोटे काम करते थे कि नहीं, वो तो मतलब वो लड़ने के वो लिए वैसे भी तैयार मेरा था। ख्याल है सबसे ओल्डेस्ट देखने में, ओल्डेस्ट लुकिंग जनरल हमारे जो आर्मी चीफ रहे हैं पिछले कई सालों में, वो बाजवा साहब ही थे। अच्छा सर, दादा लगते थे वो, जब आए थे तब भी इस तरह के 10-10 घर में रिटायर होकर बैठे होते हैं नुक्कड़ के अंदर, कॉफी पी रहे होते हैं। हाँ जी, इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, उनको भी सॉरी विकास एक छोटी सी बात, उनको भी आर्मी चीफ उन्होंने लगवाया था जिनका नाम लेके कहा जा रहा है इसको फॉरेन मिनिस्टर लगा। कौन कह रहे थे आप? कह रहे हैं उनको भी आर्मी चीफ उन्होंने लगवाया था। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि फौज में ना ये लिखा पढ़ा जाता है, मतलब ना एक स्टडीज़ होती हैं हर चीज़ के बारे में ना, और उसकी ना एक फाइल सबके पास एक फाइनल फाइल होती है कि ये अगर इस तरह हुआ ना तो हमने इस तरह करना, अगर इस तरह हुआ ना तो हमें इस तरह करना, अगर इस तरह करना चाहिए। सो वो बड़ी हैरानकुन बात है कि बाजवा साहब के टाइम पे भी वो सारा कुछ हुआ था, बट द गाय डिडंट हैव द करेज। और इमरान खान उनका नहीं, तो उसने खड़े होकर कहा तो मैं क्या करूं। और जो चीज़ हाईलाइट नहीं ना होती है, वो शहबाज शरीफ वाज द ऑपोजिशन लीडर, ही स्टूड अप बिफोर इमरान खान एंड सेड कि इनको जवाब दो, इनको घर में घुस के मारो, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ये कहा था, जिसकी वजह से इमरान ने खड़े होकर कहा था कि क्या करूं मैं, हमला कर दूं। बताए क्या करूं मैं, वो क्या हटाए, लेकिन शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि फिर मेरे कंधे पे रख के बंदूक मत करें, अपनी मर्जी से करें, करना है तो करें, नहीं तो ना करें। खैर वो भी हमारा फायदा हो गया था उस वक्त कि अभिनंदन गिर गया था, तो मामला तब गया। मेरी बात सुनिए, शरीफों में ना फिर हमने अपनी विक्ट्री कॉल कर दी ना कि यार हमने गिरा दिया। शरीफों ने भी अपनी स्टडी की हुई है इस मामले पे, उन्होंने भी हिसाब लगाया हुआ है कि जे इंडिया ने साढ़े से हाथ पाया ना तो छड़ना छोड़ना कोई नहीं। ये तो एक नॉर्मल बात है, ये उनके एक लिखी पड़ी बात है। रासब ये एक बेसिक इंसान का वो है ना, जब आपके होमलैंड पे किसी ने हमला करती है तो आप क्या करते हैं, आप उसको जवाब देते हैं वापस। इसलिए आपने फोर्स रखी हुई है, इसलिए आपने न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं, इसीलिए तो हम अपना इस्तेसाल कराते हैं बाकी नॉर्मल डेज में, ताकि ये 20-25 साल के बाद जब आपकी बारी आती है तो लड़े जाके। कहता थोड़े 4 पैसे लगे ने पर फौज चंगी बन गई। हाँ वही फौज चंगी। अच्छा अब हम अगली तरफ चलते हैं, फौज चंगी बनने के ऊपर साथ साथ अब मौलाना फजल रहमान ने भी काफ़ी एतराज़ात फौज पे किए हुए ना सर। फिर ये मौलाना साहब जो हैं अच्छे खासे पहुंचे हुए आदमी है ना, उन्होंने अजीब सी गुफ्तगू की, शोधा के बारे में कहा कि पैसे लेते हैं वो, और मतलब हैरानी वाली बात है कि मौलाना साहब डज नॉट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सर इसमें ना 3 बातें हैं। पहली बात ये कि मैं मौलाना की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं शोहदा पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ, और उसकी मैंने बारहा बताया कि मैं अलहमरा में एक शोहदा कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर कुछ शोहदा के पेरेंट्स थे और उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। मैंने उनको सुन लिया, वो जब मैंने सुना ना तो सर मैं अपने आप को बड़ा मर्द समझता हूँ, हम कभी रोते नहीं हैं, हम ही नहीं, मेरे से तो सर आंसू ही नहीं कंट्रोल हो रहे थे, मुझे उठ के जाना पड़ा, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और मैंने उनको देखा, जो शोहदा के वालदैन थे वो एक मेजर साहब थे रिटायर्ड इंजीनियरिंग कोर के, तो वो कहने लगे कि मैंने इसको कहा कि इंजीनियरिंग कोर में जाओ, तो उसने कहा बाबा अगर आपने मुझे फोर्स किया मैं 7 दिन में भागाऊंगा अगर आपने मेरे साथ ये किया। तो वो इन्फेंट्री में गया और वज़ीरिस्तान में ब्रिगेड हेडक्वार्टर था इनका कोई, वहाँ पर हमला हुआ और ये कोई 60-62 थे ड्राइवर्स, कुक्स और नॉन
नॉन कॉम्बैटेंट जो अमला मिलाकर, और वो कोई 90+ थे और इन्होंने उसको डिफेंड किया, उसने सर पे गोली खाई और वो शहीद हुआ। और वो सर उनकी तस्वीरें आप देखें ना सर, शीर जवान लड़के सर, 6-6 फुट कद, 26 साल 28 साल, और किसी ने सर एक अपनी ना लिस्ट अपनी बहन को लिख कर भेजी अपनी हैंड राइटिंग में कि मेरा संदूक पड़ा है, उसमें ना मेरी ये चीज़ें हैं, मेरा साइकिल है, मेरी मोटरसाइकिल है, ये है वो है, वो सारी डिटेल्स भेजी शहादत से पहले। उसको पता था कि ये होने लगा। एक ने अपने दोस्त को मैसेज किया कि मेरी नमाज जनाजा तुमने पढ़ानी है, एंड डेज आफ्टर ही, और माँ को कुछ ने, वो एक ने भेजा हुआ था कि मेरे आपने रोना नहीं है, आपने ये नहीं करना। सो सर मैं आई मीन ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन शोधा। और सर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, अल्लाह ताला ने उनके साथ वादा किया हुआ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना आप किस किस्म के इंसान। मतलब बंदा ही पैड़ा लगता है जो अपने शहीदों की कदर नहीं ना कर सकता, वो बंदा ही फारेग है मेरे ख्याल में, वो बंदा ही बहुत बुरा है। तो तीसरी बात ये है कि मैंने बड़ी कोशिश की है, ईमानदारी से आपको मैं बता रहा हूँ, ये पता करने की कि मौलाना को हुआ क्या है, मसला क्या है। सब मैं नहीं पता कर सका, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बात की है। सुबह से मैं इसी काम पे लगा हुआ हूँ। आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट बट आई हैवंट बीन एबल टू फिगर आउट कि ये क्यों हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ प्रिवेलिंग क्या है। वो कहते हैं कि जी ये जो कश्मीर वाला मामला था उस पर मौलाना की अच्छी खासी बन रही थी कि ये सुलह कराएंगे, मुज़ाकरात कराएंगे, वो काम फारिग हो गया। दूसरा जीबी में बिल्कुल ही मौलाना का कोई अमल दखल नहीं रहा, वो बिल्कुल ही फारिग हो गए वहाँ से। और कुछ जो है ना बलूचिस्तान के मामलात हैं इस तरह के कि वहाँ पर ना सर जो स्मगलिंग है ना, वो डीजल की है, उसको वो अगर हो रही थी ना कोई बहुत बड़ी अमाउंट में, कोई पता नहीं 30-40 लाख लीटर जो है वो पता नहीं आ रहा था कि कितना आ रहा था, अब वो आ गया है 7-8 लाख पे ना लीटर पे। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं, किसी को हिट तो हुआ है, किसी की जेब पे तो नुकसान तो वो गया ये है कि ये ओवरऑल जो बलूचिस्तान से जिन पार्टीज़ का ताल्लुक रहा है या उनके लीडर्स हैं वहाँ पर, और बिजनेसेस बड़े इफेक्ट हुए हैं। सो वो ये बात है। वंस अगेन मैं मौलाना पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें जो है ना वो चल रही हैं। मैं मौलाना की रिस्पेक्ट इस वजह से करता हूँ क्योंकि वो तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और उन्होंने फतवे दिए हैं, और उन्होंने सैकड़ों उलमा को जमा करके ये फतवे दिए हैं कि पाकिस्तान में जिहाद नहीं हो सकता जहाँ पर कि इस्लामिक हुकूमत है। सो मेरा एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है, मैं आपको ये कॉन्स्पिरेसी थियरी कह के बता रहा हूँ। बताएं। मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना की कुर्बत है। वो ये नवाज शरीफ साहब करा रहे हैं, जो करा रहे हैं नवाज शरीफ करा रहे हैं। वाह राणा साहब वाह, ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ आपने देखे तो सही, सीधा आपने हमला किया मियां साहब, इतने प्यारे हैं वो कुछ सुने तो सही। सो अब वफाकी हुकूमत या वफाक में जो बातें चल रही हैं वो ये है कि ये बस 6-8-10 महीने की गेम है और फिर मामला जो है ना पता नहीं क्या हो जाना है। वो कोई ये नहीं बताता कि वो क्या हो जाना है, लेकिन कहते हैं कि कुछ हो जाना है। ये जो है ना कैबिनेट रिशफल या ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। जो वो बात करते हैं वो कहते हैं पता नहीं क्या हो जाना है। सो अगर उसको काउंटर करना है तो आई फील मौलाना इज़ द गाय। अब देखिए ना हुकूमत को तो वो कुछ कहते ही नहीं है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट को पढ़ गए और कितना स्ट्रॉन्ग पढ़े हैं, तड़ी ऐसी थी तैसी, और माफ़ी भी नहीं होगा। तुम होते को रहो तुम मुझसे माफ़ी का कहने वाले। सो मेरा ये ख्याल है कि ये कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द करंट सेटअप, गवर्नमेंट को स्पेशली मौलाना, और वो टारगेट कर रहे हैं उनको। अगेन आई एम सेइंग दिस एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हाँ जी अली बताएं, राणा साहब ने कॉन्स्पिरेसी मेरे को तीन तेरे पास, राणा साहब की भी 3 थी, चलो 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। पहली वो राणा साहब से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ मियां साहब वाली बात पर। आपको इख्तलाफ है तो आप जो करा रहे हैं मियां करा रहे हैं, चलो जी ठीक है। मुझे मैंने एतराज़ अपना बयान कर दिया, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज़ कश्मीर वाली पर भी मेरा इत्तेफाक है। तीसरी चीज़ एक और हो रही है जो बलूचिस्तान से रिलेटेड है। वाकया ये है कि एलिजेडली कहीं जो बताने लगा वाकया, मैं साइड कर दूंगा ना मैं किससे बात करूँ, किसके बारे में बात करूँ। सो द थिंग इज़ के कंधार की जो पॉलिटिक्स है ना, हाँ जी, उसमें होता ही है कि जब अचकज़ईस जो है ना वो पावर में होते हैं तो नूरज़ई कबीला जो है ना वो होता है मुश्किल सूरत हाल में, और जब नूरज़ई पावर में आ जाते हैं तो अचकज़ई मुश्किल में होते हैं। जब अशरफ गनी या ये वाली हुकूमत थी ना करज़ई साहब की, तो जो कंधार के गवर्नर थे ना वो अचकज़ई साहब थे। एक अचकज़ई थे, वो बड़े ख़तरनाक किस्म के कमांडर थे, वो फरोशियस किस्म के, मारते पीटते बहुत ज़्यादा थे। और वो नूरज़ईस जो थे वो हमेशा से प्रो तालिबान थे, बल्कि आप कह लें तालिबानी थे। तो इस वजह से उनकी जो है ना वो जहाँ देखते थे उनको शामत आ जाती थी।
अब ये जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब है ना, ये नूरज़ई कबीले से हैं, ये तालिबान है, और तालिबान की हुकूमत आ गई तो वहाँ पर आजकल शामत आई हुई है अचकज़इयों की। अचकज़ई जो है वो जब कंधार में उनकी मार पड़ती है, उनकी हुकूमत आती है तो ये भागते हैं, इनकी हुकूमत आती है तो वो भागते आते हैं हमारे पास ही, आते इधर ही हैं। अच्छा, बॉर्डर ही नहीं है ना, वो कहते हैं बॉर्डर है, वही ना, वो exist तो नहीं पहले भी करता, डिस्कस कर कहाँ चुके है। हैं। अब जो अचकज़ई वहाँ से भाग रहे हैं ना नूरज़इयों के आने की वजह से, आपको पता है उस वक्त अचकज़ई पावर में थे तो यहाँ कोयटा शूरा बन गई, बिल्कुल बनी थी। अब वहाँ पर नूरज़ई पावर में है तो अचकज़ई वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर नूरज़ई हैं, और नूरज़ई जो हैं वो तालिबान मतलब जो है ना वो नूरज़ई हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वो बलूचिस्तान के जो पश्तून बेल्ट है, वो कोयटा के ऊपर के पहाड़ी इलाके जो है, वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से आपने अगर फॉलो करते हैं आप उन लोगों को जो इन इश्यूज़ को कवर करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर तालिबान की प्रेजेंस जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। बिल्कुल है। और वो तालिबान की तरफ से भी ये इल्ज़ाम आ रहा है, और लोगों की तरफ से भी, कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान नेशनल आर्मी के लोगों को इकट्ठा करके उनसे लड़ने के लिए बिल्डिंगें दिखा रहे हैं वो तो, कि इन बिल्डिंगों में बैठे अब वो जो allegedly ऊपर वाले लोग हैं उनसे लड़ने के लिए स्टेट ये कह रही है कि आप लोग तैयार हो जाओ, तुसी लड़ो ना, ऐसे नहीं लड़ना। उस पर मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि लड़ना तो आपका काम है। मौलाना साहब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुखालिफ है तालिबान, ठीक है। अब वो बात सही है कि मौलाना साहब जो है वो तालिबान के खिलाफ, क्योंकि मौलाना साहब एक पॉलिटिकल मौलवी साहब है। मौलाना साहब जो है वो नेशन स्टेट सिस्टम को समझते हैं, स्टेट को समझते हैं। मौलाना साहब एक तालिबान से ऊपर के लेवल के इंटेलेक्चुअल मौलवी हैं, बहुत डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, तालिबान नहीं रखते। मगर भाई तो है ना, आपका भाई जो है वो खिलाफती हो जाए तो आप उसे घर से निकाल देंगे। भाई तो अगर कोई लड़ाई हो रही है तो मौलाना साहब जो हैं वो उस तरफ नहीं होंगे, इस तरफ होंगे। इट्स नॉट दैट ही इज़ एंटी पाकिस्तान, इट्स नॉट दैट वो, लेकिन ये जो स्पेसिफिक मसला है ना, इस पर वो आर्मी को पुश बैक देना चाहते हैं, देनी उनकी मजबूरी है, देना ये कर नहीं सकते वो इस बारे में। सो दीज थ्री थिंग्स हैव कंबाइंड, जिसकी वजह से, और फिर उनको कहीं से अगर शय मिल जाए कि कह दे मौलाना कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख लांगे ऐसी बात, देख लांगे तो फिर अच्छा मेरा ख्याल है वो लेफ्ट आउट भी फील करते हैं। वो है ये ग्रीवेंस बेस, इस सारे का जो बेसिक ग्रीवेंस है ना, आप सारे ने जो तीनों बातें हाँ जाहिर है, लेकिन अगर मौलाना साहब सबको कुछ मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? मिसाल के तौर पर इसको पीपल्स पार्टी की जगह मेरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया था आपने, मौलाना साहब की बलूचिस्तान में हुकूमत होती, क्या कमाल तो तालिबान की ऐसी की तैसी वो यहाँ पर आए और मौलाना साहब की हुकूमत के ऊपर हमला करें, रियासत के ऊपर हमला हो जाता, फिर वो तो वो रियासत फिर लड़ती उनके साथ। अच्छा चलें, अब प्रोग्राम खत्म की तरफ चलते हैं। अली, आपका फेवरेट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, फुटबॉल ना। अच्छा हाँ, वो देखें स्क्रीनें लगाई यार, पाकिस्तान में लाहौर में लगी थी, लिबर्टी में, इस्लामाबाद में भी स्क्रीन लगी थी, डी चौक पे मुजाहरा नहीं करने देते, स्क्रीन लगा के मैच दिखा देते हैं। सोशल ये मीडिया कैसे मुल्क आगे पे आवाम चलेगा? जो है वो ऐसे है जैसे मेसी जो है ना वो कोई विलन हो, और पब्लिक में आप जाएं तो अर्जेंटीना हुई पड़ी यार। वो मेसी की विलन के पीछे पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी है ना पूरी, कि समहाउ अ थर्ड वर्ल्ड IMF स्ट्रिकन कंट्री इज टेलिंग द वर्ल्ड फीफा ऑर्गेनाइजेशन के आप हमारी बात सारी माने, और समहाउ फीफा जो है उनके हाथों की यरगमाल बनी हुई है। वो अमेरिका के हाथों की यरगमाल नहीं बन रही, वो बरतानिया के हाथों नहीं बन रही। पूरा प्रोग्राम हो सकता है, आप अगर मुझे मौका दें तो मैं अच्छा, वो फीफा का प्रेसिडेंट जो वो अर्जेंटीना से है? इन्फेंटिनो, हाँ पता नहीं कहाँ से, पता नहीं यार, वो तो करप्ट सा नहीं करप्ट बॉल्ड आदमी लगता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो करप्ट बॉल्ड आदमी। हाँ ना, करप्ट है, उसको अर्जेंटीना ने खरीदी नहीं। सर वो बड़ी लंबी स्टोरी है, उसमें भी नेतन्याहू का पार्ट अली ने बताया था कि अर्जेंटीना को सपोर्ट मिलने के पीछे उनका जो करंट प्रेसिडेंट है वो जावियर समथिंग जो नया बनाया पिछले, हाँ वो एक ज़ायनिस्ट है, और उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उसके साथ, इजराइल के साथ, और फिर उसकी वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए फीफा की जो वीडियोस हैं वो उनको दिखा के आगे वाली सारी थ्योरी है, थ्योरी बता रहा हूँ, सारा कुछ ही थ्योरी है। नहीं वहां तक तो क्लियर है ना कि वो कहता है, अपने मुंह से कहता है, मिलाई कहता है, मोस्ट प्रो ज़ायनिस्ट, आई एम द मोस्ट ज़ायनिस्ट प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड। ऑल्सो आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो आपकी ये सारी थर्ड राइख के जो लोग थे, जो हिटलर की आर्मी के लोग थे जिन्होंने मारा मुरा, तो उनमें से ज़्यादातर जो भाग के बसे थे वो जाके एक्चुअली अर्जेंटीना में ही बसे हुए हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज आई हैव फॉलोड साउथ अमेरिका वेरी क्लोजली। मेरा बड़ा ये शौक था कि मोटरसाइकिल लेके एकदम हम इस पूरे दुनिया में कभी चे बनना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, उसकी मूवी भी है ना, मोटरसाइकिल डायरीज, पीपल शुड सी दैट मूवी, जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे ब्यूटी। हाँ, तो उसको देखने के बाद से जेन में, अच्छा खैर वापस आते हैं, तो देयर आर टाउन्स in Argentina that are all blonde बालों वाले, गोरे चिट्टे गोरी आंखों वाले बच्चे हैं, और वो वही उनके आगे डिसेंडेंट्स हैं जो यहाँ से भागे थे हिटलर के लोग जो थे। तो बेसिकली वहाँ पे भी एक कनेक्शन है कि उनकी जो है ना
वो है साथ I've इसमें made some good friends Argentinian फिर और आप हमसे दोस्ती उनके करवाएं साथ ना। जो है ना they're wonderful मुझे people. पता है आप खवातीन उससे के साथ आगे- दोस्ती करते हैं, बंदों के साथ तो आप करते नहीं, नहीं, सब तो इसलिए मर्द भी हैं। वो बंदे वो बंदे हैं नहीं सर, उनसे नहीं दोस्ती नहीं मिक्स्ड है दोनों मिक्स्ड हमने नहीं मिलना उनसे। हाँ जी, अली बताएं आप। उसमें एक ये चीज़ है, उसके बाद आते हैं रोनाल्डो फैंस। हाँ, ठीक है, वो- रोना डाल दो, मैं रोना डाल दो, उसका नाम ही है रोना डाल दो। वो आदमी है जो अपने टीममेट से लड़ता है कि ये गोल तेरा नहीं था, मेरा था, मेरे बाल को ऐसे करके टच करके गई थी, मतलब दैट्स द काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज। अच्छा, तीसरी उन्होंने एक उसके He खिलाफ is. जो है ना, वो पिछले कई सालों नाउ से इज गॉन ऑलमोस्ट। पिछले कई सालों से जो है ना, वो उन्होंने उसके खिलाफ एक बनाया है कि जी ये, हालांकि रोनाल्डो खुद भी जो है वो आईडीएफ के साथ जो है वो उनके लिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स नहीं, करता लेकिन है। मेसी जो है लेकिन वो- मेसी जो है ना वो ज़ायनिस्ट है। अच्छा, तीसरी चीज़ है हमारे इंडियन भाई जो है ना, वो उन्होंने एक तमाशा लगा दिया कि जी वो मेसी ने, क्योंकि इजिप्ट को अर्जेंटीना ने हराया था, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है ना वो नहीं आया, नाउज़ुबिल्लाह, वो सलाह की मदद करने के लिए नहीं आया, इजिप्ट की मदद करने नहीं आया। और मेसी जो था वो क्योंकि इंडिया गया था, तो वो अंबानीज़ ने बुलाया था उसको ना, तो वो कोई मंदिरों शिंदरों में गया था, तो उन्होंने वो भी किया था, तो उसकी वजह से मेसी को उन्होंने अपनी रेज बेट के चक्कर में, और वो साथ जो है ना वो एंगेजमेंट के चक्कर में, और उनका अपना अंदर का इस्लामोफोबिया जो है वो सारा जाग गया, और उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ जो है ना वो भगवान करवा रहा है। तो उन्होंने वो ट्वीटें की, जिसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे वो पिस्ड ऑफ थे। अगली चीज़ ये थी कि इसराइल और फ़लस्तीन की वजह से वैसे ही इस वक्त एक एंटी इसराइल सेंटिमेंट मौजूद है, और उसके साथ साथ कुछ हकीकत ये भी है कि जो फाइनल था ना, उसमें अर्जेंटीना को खेलने ही नहीं दिया किसी ने, तो रेफरी ने एक गोल डिसअलाउ किया है स्पेन का, विच वॉज अनबिलीवेबल, क्योंकि कहीं नजर नहीं आ रहा है कि फाउल हुआ कहाँ है, और VAR उसको चेक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि फाइनल शूट से पहले ही विसल हो गई है। अब जब सीटी बज गई तो VAR चेक नहीं कर सकता, VAR पे जा नहीं रहे आप, और वो वाला जो डिसीजन है, तो गोल तो अब चेक हो ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा तो वो उनको फ्री किक मिल जाएगी मैक्सिमम। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं उसको गोल था, वो ऑब्वियस था कि यार यहाँ पर अब मज़ीद गुंजाइश नहीं रही। ऑन टॉप ऑफ दैट इंतहाई बदतमीज टीम है। कौन? अर्जेंटीना। इंतहाई बदतमीज टीम है। वो इतने बदतमीज हैं, वो वर्ल्ड कप हारने के बाद बाकायदा उन्होंने उनके प्लेयरों को मारना शुरू कर दिया। उनके हालात नहीं ठीक। क्या वो गरीब है हमारी तरह के? बताता रहा हूँ, हमारी तरह के यार गरीब वो से इतने मुल्क गरीब हैं। नहीं है, हमारे से भी बहुत ज्यादा वो है हमारे से पुरानी रिपब्लिक, 1800 समथिंग की रिपब्लिक है वहाँ। अरब डॉलर तो उनको हर साल मिल रहा है यार। अभी दे रहे हैं अवाम का बहुत बुरा हाल है। अभी, लेकिन उनके वहाँ पे इन्फ्लेशन वहाँ पे ही है। लोग जो है ना तनख्वाह मिलती है तो कुछ चीज खरीद लेते हैं ताकि हफ्ते के बाद जब उनको इस्तेमाल करनी पड़े तो वो बार्टर कर लें, क्योंकि कीमत इतनी जल्दी गिर जाती है। हाँ जी, एक तो ये है कि वहाँ पर जो वो है ना, क्या कहते हैं यार तुमने पॉवर्टी रेट जो है बता ना, दो, हाँ। वो कोई था 53%, वो कम होके अब 30% पे आ गया है इसी हुकूमत के अंदर। दूसरी चीज़ एक और भी हुई है कि जो उनका इन्फ्लेशन रेट था वो कोई 2-2.5% पे चला गया था, वो कम होके अभी भी 30% पे आया। तुम खुश हो वैसे वो हार गए? मैं स्पेन को बैक कर रहा था। हाँ, तो मुझे पता है लमीन यमाल को बैक कर रहे थे, बट मैं मेसी को कोई जो है ना वो दुश्मन नहीं समझता, शैतान नहीं समझता। आई एम नॉट अ फुटबॉल फैन। मैं वैसे मेसी का फैन हूँ। रोनाल्डो मेसी डिबेट में आई एम मेसी का है, वो रोनाल्डो और मेसी में ना। हाँ जी, आई एम नॉट अ फुटबॉल गाय, बट मैं आई यूज्ड टू लाइक मेसी, लेकिन वो जो इजिप्ट वाला मैच था, हाँ इजिप्ट वाला, वो उसके बाद तो आई वाज लाइक कि ये तो वो 2 नंबर लोग हैं। लेकिन जो मैंने स्पेन को खेलते देखा था, खुद कह रहा है कि मैं कोई मसला नहीं है मुझे, मैंने हाँ वो कह रहा है कोई मसला नहीं है, प्ले हो चुकी थी, मेरे पास बॉल थी नहीं उस वक्त जिसमें मुझे किक लगी है। सर वो मैंने जो है ना वो स्पेन को खेलते देखा था ना जब, तो वो अगेन आई डोंट नो मच अबाउट फुटबॉल, आई डोंट फॉलो इट, लेकिन मैंने जो स्पेन को खेलते देखा, 1-2 मैंने उनके मैचेस देखे थे, आई वाज लाइक यार ये तो कुछ करेंगे, ये तो मतलब जाएंगे। सो अच्छा हम खत्म करते हैं। इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग मैच यस्टरडे, वाज अ सॉर्ट ऑफ मतलब it was a sort of a boring match. यार मुझे both teams should have scored like a couple of goals. इसमें हुआ ऐसे, थोड़ा सा मजा तो आता है। इसमें हुआ ऐसे है कि यार वो यार बहुत डिफेंसिव खेलते रहे। दुख तो हमारा है। किस बात का? यार हमारा प्लेयर पूरा वर्ल्ड कप खेल के 45 मिनट वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल के अनफिट हो गया। अब वो हमारे लिए नहीं खेलेगा पूरे 6 महीने। बस यार फिर अब तो कुछ हो नहीं सकता। ये मार्टिनेज की बात कर रहे हैं, वो जो उनका क्या लिजांड्रो मार्टिनेज, इनका वो है डिफेंडर है। चलिए सर खाना खाने चलते हैं। अब हम करते हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं। नाज़रीन, हम आपसे फिर एक दफ़ा फिर माज़ूर खाएं, शुरू भी किया था हमने। आजकल हमारा नया टाइमिंग्स आवाम को बतानी जो है वही है। नेक्स्ट डे हम चल रहे हैं कि आप हम मंडे पे ही चलेंगे। हम 12 बजे मंगल को पब्लिश, मंगल को 12 बजे हमारा शो देखेंगे। जब देखेंगे तो फिर हमें बता दीजिएगा। माजत मैंने आपसे फिर कल ही राना साहब को भी भेजा था हमने ज़रा पता करने के लिए, मैं घूमने फिरने
हैं ਰਾਣਾ ਨੂੰ निकलता है ना बंदा घरासा चौधरा सुन गुन लैके आओ उसे आ रहे मुंडा उसकी रीजन ये भी है कि सानू तो अंदर बढ़न को नहीं देना तेनू मिलते सही गल दसना कि हमें तो अंदर इक्तदार के मानों में घुसने को नहीं देता इसलिए हम राणा साहब को भेजते हैं जिनका एक्सेस है ना हमने तो कहा चल नस तो भेजिया तुसी खर्चा मेरा हो गया सर देखो ना सर 2-4 सर 5-7 वीलॉग के अलावा भी होए होंगे ना इस तरह ना करो मेरी इन्फॉर्मेशन सर लेके वीलॉग बड़ा है हाँ ट्रैवल अलाउंस देते हो ਤੁਸੀਂ स्टेइंग उनकी अपनी डाल दें इतना कंटेंट है इतना कंटेंट है बस इस्लामाबाद का चक्कर जरा थोड़ी हाँ जी और ये मूंगफली खा लें और हम प्रोग्राम खत्म करते हैं हमें भूख लगी खाना खाने जा रहे हैं आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल तब तक मुझे इजाज़त दीजिए हसन इफ्तिखार को अली वारसी साहब को और वकास हबीब राना साहब को अल्लाह हाफ़िज़।